तो जिसमें हम लोग बहुत बेसिक बिजनेस लॉ डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि बिजनेस लॉ एज अ सीए स्टूडेंट आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसकी क्या नीड है, क्यों पढ़ना है, क्या इसके चीज़ें हैं, वो सब देखेंगे। सीए फाउंडेशन का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न और फिर हमारे बैच की प्लानिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन बेसिक्स की। देखो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली आपके। 4 सब्जेक्ट में पहला आपका अकाउंटिंग हो जाएगा, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। 2 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे आपके, दो एमसीक्यूज होंगे। जो एमसीक्यूज है वो 2 घंटे के होंगे, डिस्क्रिप्टिव आपके 3 आवर्स का पेपर होगा। टोटल 400 नंबर का होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स आपके 200 है, बट इंडिविजुअली आप 40 नंबर लाओगे तो भी आप पास हो जाओगे। जो आपके एमसीक्यूज है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान है ना। हाँ, वहाँ तो क्या नहीं चलेंगे आप लोगों के, ध्यान रखना, नहीं तो वो दिक्कत हो सकती है आपके। चलो एक और चीज़ है जिसके अंदर सीए फाउंडेशन के अंदर ना एग्जामिशन नहीं मिलती है। एग्जामिशन के बारे में आपको बताया किसी ने क्या होता है? अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि सीए फाउंडेशन के अंदर नहीं है पहली चीज़, वो आपको इंटरमीडिएट और फाइनल्स में मिलेगी, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर में 60 और 60 अबव नंबर लेके आते हो, 60 या 60 से ऊपर, तो अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ये फाउंडेशन में नहीं है, ये आपके इंटरमीडिएट और फाइनल्स में आता है, जिसके अंदर क्या होगा कि आप जैसे मान लो अब इसमें 4 पेपर है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके 60+ नंबर आ गए, बट एग्रीगेट में आपके नंबर नहीं है और आप फेल हो गए। आप लोग नहीं हो गए आई एम श्योर, बट कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पेपर वापस नहीं देना पड़ेगा। बट ये फाउंडेशन में रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के क्या आती है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, है ना। अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये बच्चे पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ते ही हो। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जो सबसे पहली बार आप लोग यही पढ़ोगे। आपका लॉ से पहला इंटरेक्शन ना सीए फाउंडेशन लेवल पे ही होगा। तो यहाँ लोग ना थोड़ा परेशान होते हैं, दिक्कत आती है उनको काफ़ी ज़्यादा, बट हम लोग साथ हैं, मिलके प्रिपेयर करेंगे। मैं श्योर करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग बैठे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बढ़िया से क्लास करेंगे, रिवीजन होगी आपकी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट अपने आप उस लेवल तक चला जाएगा कि आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लॉ में मज़ा आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर है कि डिस्टिंक्शन, जो आपके 12th में आपको श्योर पता ही होगा डिस्टिंक्शन क्या होता है। सीए के अंदर 70+ के अंदर आपको डिस्टिंक्शन मिल जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा 280 नंबर लेके आ जाता है आउट ऑफ 400, तो वो उसको डिस्टिंक्शन मिलता है, जो हेल्प करता है आपकी रैंक हो। जो रैंक होल्डर्स होते हैं बेसिकली उनके 70 अबव मार्क्स होते हैं, तभी वो एलिजिबल होते हैं रैंक लाने के लिए भी। 70 से कम अगर आपके नंबर है तो आप एलिजिबल भी नहीं हो। तो बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया तो आपका होगा इसके अंदर 50%, बट रैंक के लिए आपको बट रैंक के अंदर आपको 70% लाने होंगे, जिसमें 280 आउट ऑफ 400 होगा, तो आपको पास विद डिस्टिंक्शन होगा। अच्छा यार, अब इसके अंदर स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए यार? सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी यार है कि इंडिविजुअली तो यार ये लोग बोलते हैं कि आप 40 नंबर लेके आओ, हम आपको पास कर देंगे, बट एग्रीगेट में 200 लाने हैं। अब कोई बच्चे के 45, 50, 45 इस तरह के आ रहे हैं, तो इंडिविजुअली वो सब में पास हो रहा है, बट दिक्कत कहाँ आ रही है? एग्रीगेट में उसके 180, 185, 190 आ रहे हैं, तो फिर इंडिविजुअली पास होने के बाद भी कोई सेंस नहीं रहता उस चीज़ का। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसमें बेसिकली हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, सीए फाउंडेशन में एज यू नो कि 4 सब्जेक्ट है टोटल, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको, और ये इसी फॉर्म में होंगे। आपके एग्जाम भी इसी पैटर्न में होगा। पहले आपका अकाउंट्स का होगा, दूसरा लॉ का होगा, तीसरा मैथ्स होगा और चौथा आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो इसके अंदर देखो आपका टारगेट होना चाहिए 220 और मोर देन 220, तभी आप 200 का क्रॉस कर पाओगे। अगर आप टारगेट ही लेके चलोगे कि यार मेरे को तो 200 लेके आने हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी फिर। तो इसीलिए आपको ना 220 का टारगेट रखेंगे हम लोग।
और उसके अंदर कोई 2 सब्जेक्ट आप ऐसे पकड़ लो जिसमें फोड़ना है, जिसमें कोई ऐसे आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। वो तो रात को नींद से उठा के भी पूछे ना तो एकदम आपको हिट होना चाहिए, तभी 60+ उसमें आएंगे। और बाकी 2 में 50+ आपको लाने पड़ेंगे, तब आपका क्या होगा 220 अगर अपन मानेंगे तो भी 205, 204, 202 के आसपास हम लोग रहेंगे, तब हमारा अच्छा हो जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि मिक्स्ड रहता है अप्रोच, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होगा, कुछ थ्योरी भी होगा। थ्योरी में जैसे लॉ हो गया, या अकाउंट्स में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हो गई, तो वो थ्योरी भी है, बट प्रैक्टिकल है। जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने वाले होंगे। अब में इकोनॉमिक्स थी, कितने बच्चों की इकोनॉमिक्स थी 12th में? काफ़ी की थी, मतलब आपको आइडिया है कि उसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच भी आती है और हम लोग ईजिली वो चीज़ कर पाएंगे। तो हम लोग को ना थ्योरी और प्रैक्टिकल का ना एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, तब एक काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली है सीए फाउंडेशन की एक बेसिक अप्रोच की कि क्या होना चाहिए किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और पास होने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बिजनेस लॉ की। लॉ से क्या मतलब है आपका? चलो बताओ, हम लोग इतनी लॉ की बात करते हैं, लॉ का मीनिंग क्या है? कोई बताना चाहेगा? अरे बोलो यार, आप बोलो। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ सुनते हैं ना हम लोग, बोलना सीखो यार, बोलोगे नहीं तो होगा कैसे? सब शांत हो जैसे कोई प्रेजेंटेशन चल रही है मेरी। हाँ, राइट, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज दैट शुड बी फॉलोड। कोई और कुछ बोलना चाहेगा पीछे से? कोई तो कई मार दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन जज कर रहा है आपको? कोई भी नहीं? चलो ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, एक कोई भी सोसाइटी को रन करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होनी चाहिए। वो सिस्टम अगर नहीं होगा ना तो लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब तरीके से रहेंगे, कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा। और हम लोग एक घर में अगर 3 से 4 लोग रहते हैं तब भी अगर सिस्टम नहीं होता है तो काफ़ी परेशानी होती है, क्लैश होते हैं लोगों में। जैसे कोई 10 बजे उठ रहा है तो मम्मी जाके उसको बोले 10-10 बजे तक सोता रहता है, रात को फ़ोन यूज़ करता रहता है, क्या मतलब है? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। तो जो हमारे घर की बात आती है जिसमें 4 लोग होते हैं तब भी इतने क्लैशेज होते हैं आपस में, पापा कभी कुछ सुना देते हैं, मम्मी कभी कुछ सुना देते हैं। तो जब हम एज अ नेशन अगर हम बात करते हैं तो इतना जो बड़ी जनसंख्या है, 120 करोड़ लोग हैं, तो उनको रन करने के लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो लोगों के जो खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है वो क्लैश होंगे, वो दिक्कतें आएंगी, तब लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस और ऑब्लिगेशंस बनाए जो हर एक को फॉलो करना है। वो अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो फिर आपको दंड दिया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो क्राइम रेट है या ये चीज़ें हैं जो बीएनएस या जो पहले सीआरपीसी होता था, आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर दे रखा है कि मर्डर करते हो तो क्या चार्ज लगता है, कितनी सज़ा होती है, चोरी करते हो, डकैती करते हो तो हर एक की एक सज़ा गवर्नमेंट ने तय की हुई है। तो उससे क्या होगा कि लोग डरेंगे, लोगों में एक सिस्टम होगा, ये चीज़ नहीं करनी है। वो नहीं करने का रीज़न क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं जो पब्लिक एट लार्ज को फॉलो करना है। छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें तो फलोदी में तो चलो अपने नहीं है, जोधपुर की अगर मैं बात करता हूँ, वैसे मैं रहता जोधपुर ही हूँ, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ मेरे को आपके जो सचिन सर नहीं है वो उठा के लेके आ गए, बोले यार बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं। पढ़ाई मैंने की भी है, करवाई भी है बच्चों को लॉ। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं देना ही भूल गया यार तुम लोगों को। मैं खुद सीए इंटरमीडिएट तक का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और इंटर के टाइम बीमार पड़ गया था, मैं एग्ज़ाम्स दे नहीं पाया था। बट तब भी यार एक सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट मेरे को लगता था ना वो लॉ लगता था। मतलब बाकी सब में भी ठीक ठाक हो जाता था बट लॉ दिन भर पढ़ता रहता था। एग्ज़ाम भी दिए हैं तो लॉ में नंबर आ रहे हैं 70, 75, और बाकी में थोड़ा धक्के मार के हो रहे हैं, कभी एग्रीगेट में रह रहे हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बीमार हो गया था तो परस्यू नहीं कर पाया। तो मैंने कहा जब लॉ इतनी अच्छी लग रही है तो क्यों ना लॉ में ही घुस जाते हैं। तो फिर वहाँ से मैं चला गया दिल्ली,
दिल्ली में मैंने इसका प्रिपेयर किया, आप लोगों ने शायद सुना होगा, यूनिवर्सिटी है एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका एग्ज़ाम मैंने फाइट किया था और ऑल ओवर इंडिया 329th रैंक मेरी रही थी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ टाइम तक काम किया था और फिर कोविड के टाइम में आ गया था जोधपुर। होम टाउन यही है फलोदी, यहीं मैं रहा हूँ, जोधपुर में मैंने काम किया है, अभी भी जोधपुर ही रह रहा हूँ। आई विल बी ट्रैवलिंग टू फलोदी आप लोगों से इंटरेक्शन के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग बात कर रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो मैं जोधपुर की बात कर रहा था। यहाँ तो अपने नहीं है, जोधपुर में आप लोगों ने देखा होगा हेलमेट का एक कल्चर है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हेलमेट को लेके। अब उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जब टू व्हीलर में इतने ज़्यादा लोग एक साथ निकलते हैं तो उसके अंदर फिर रिस्क भी होती है। फोर व्हीलर्स भी होंगे, जो हाईवेज है वहाँ पे ट्रक्स भी आते हैं, गाड़ियाँ भी चलती है, तो थोड़ा सा भी गलती वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है किसी एक इंसान के लिए। तब एक रूल निकाला कि भाई आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब वो कोई हेलमेट जो नहीं पहनता है फिर तो उसका फिर चालान कटता है। तो अगर आप देखोगे तो सोसाइटी के अंदर छोटे से छोटी चीज़ को लेके बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं जो हर किसी को फॉलो करने हैं, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। छोटा अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हो, जैसे आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, रेड लाइट जंप कर दिया, तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा क्या? पेनल्टी के रूप में, कि 1000 का फाइन है, 2000 का फाइन है। कोई बड़ा क्राइम अगर करता है जैसे लूटपाट, डकैती, चोरी, तो उसके लिए फिर थोड़ी ग्रीवियस सजा हो जाती है, जिसके अंदर उसको जेल में भी डाल देते हैं और 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी कोर्ट तय करता है। तो हर एक चीज़ के सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, उसको हम लॉ बोलते हैं। यहाँ आप आके देखोगे, लॉ इज डायनामिक सिस्टम ऑफ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल। क्या है? सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द स्मूदर रन ऑफ द सोसाइटी। तो ये अगर हम देखेंगे तो क्या है? रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स, ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ताकि आप लोगों को पता पड़े कि लॉ है क्या, और सीए के अंदर हमें लॉ पढ़ने की जरूरत कहाँ आ चुकी है वो भी देखते हैं हम। अब सीए फाउंडेशन के अंदर लॉ की क्या जरूरत है? कोई बताना चाहेगा आप में से कि आप लोगों को तो करनी है सीए, ना तो आपको एडवोकेट बनना है, ना आपको लॉ की इतनी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर सीए को लॉ पढ़ने की जरूरत कहाँ है? कोई भी कोशिश करो यार, गलत भी होगा तो चलेगा। कोई देख ही नहीं रहा है सामने। चलो मैं ही बताता हूं फिर। सीएस का काम क्या होता है? बेसिकली वो बिजनेस और बिजनेसमैन के साथ काम करता है। अगर आप सीए बनोगे तो यहाँ तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करोगे, तो भी आपके पास लोग आएंगे अपना काम लेके, बिजनेसमैन होंगे, कोई किसी काम से आएगा, कोई किसी काम से आएगा, तो उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब कोई पार्टनर आ रहा है यार, सीए साहब हम दोनों मिलके हमें एक बिज़नेस शुरू करना है और हम कुछ गुड्स लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल कपड़े की बात करते हैं, तो यार हम सूरत से कपड़ा लेके आएंगे और यहाँ फलोदी के अंदर दुकान लगा के बेचेंगे। अब हमें आप बताओ हम शुरू कैसे करें? पैसा हमारे पास पड़ा है, कॉन्टैक्ट्स हमारे पास पड़े हैं, पर यार ये लीगल कंप्लायंसेस वगैरह यार ये हमें पता नहीं है, आप करो। तो यू एज ए सीए आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह से कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको मैनेज करनी होगी, किस तरह से उनकी चीजें ठीक रखनी होगी ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कोई कल को आगे ये नहीं बोल दे कि भाई आपने पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं किया, इस पर आप पे 1 लाख की पेनल्टी, 50,000 की पेनल्टी। वो काम किसका है? सीए का। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क्स फॉर बिजनेसमैन सच एज कंपनीज। अब कल को आप कंपनी के अंदर अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो कंपनी के जो कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं वो भी आपको देखने हैं, तो उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट का नॉलेज भी होना जरूरी है कि अभी किस तरह से मीटिंग्स रखी जाती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर कंपनी के कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हमें मैनेज करने हैं। सीए को एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, सीधी बात है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग से काम नहीं चलता, यहाँ तो ऑलराउंडर चाहिए जिसको हर चीज़ का नॉलेज हो। तो फिर क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस या आप किसी एरिया के अंदर जॉब भी कर रहे होंगे तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी। उसका एक ही रूल है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बिजनेसमैन के लिए काम करता है, जैसे कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप्स हो गए और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए।
और जो बिजनेस है, हर एक बिजनेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस बिजनेस को फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी बना के रखी हुई है तो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक कंपनी को मेंटेन करने होते हैं, वो सब आपको फॉलो करने हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपके रिटर्न्स है तो कितने टाइम में रिटर्न्स जाने चाहिए। एक एजीएम है, साल की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मतलब कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है कि कंपनी की एक रोड मैप को तय कर सके कि अगले साल हमारे क्या क्या रोड मैप्स होंगे, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, कोई एक सिंगल इंसान आके बोलता है कि भाई मेरे को अपनी एक दुकान लगानी है और वो दुकान में मेरे को काम करना है, तो उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे वो दुकान स्टेब्लिश कर सकता है, किस तरह से उसको लाइसेंस लेना है, तो वो सारी चीज़ें, सारा काम एक सीए करता है और उसको नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए एक सीए फाउंडेशन के अंदर लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने का एक ये आइडिया आया है कि यहीं से धीरे धीरे चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो 5 साल बाद जब आप सीए बन चुके होंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो आपके काम का लॉ है उसका आइडिया हो। CAs help businesses in accounts, taxation, audit and company matters so that they must know legal rules of the business. और next इसका क्या है? To avoid legal problems. If a business breaks the law, it may face penalties, fines और legal action. तो उसमें CA का रोल आ जाता है। A CA guides to businesses to follow the law properly. ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि CA का काम क्या है कि जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करना, क्योंकि सारे काम उसको ही देखना है। अब इसको अगर हम एक लाइन समरी में अगर हम देखें तो क्या है? CA studies law because businesses must follow legal rules and a CA helps them comply with those rules. सिर्फ एक लाइन के अंदर आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन मिल चुका है कि भाई सीए को है ना वो सारे अलग अलग जो बिजनेसेस होते हैं उनका काम देखना होता है, तो उन सब का नॉलेज उसको आना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। नहीं तो कोई आपके पास नहीं आने वाला। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, कल को आप प्रैक्टिस करने बैठ भी गए, कोई एक बार एक इंसान आएगा, उसका काम अगर खराब कर देता है एक सीए, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो नहीं आता है, वो चेंज कर देता है। या आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ अगर आप जॉब कर रहे होते हो और वहाँ प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते तो कल को कंपनी भी आपसे मूव ऑन कर लेगी, आपको निकाल देगी। तो इसीलिए नॉलेज आपको होना चाहिए और वो हो भी जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से होगा। तो हमने क्या पढ़ा? सीए फाउंडेशन के अंदर लॉ, एक सीए को लॉ क्यों पढ़नी है, क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ वापस आप बताओ। बिल्कुल, बहुत सही है। नॉलेज है तो बोल क्यों नहीं रहे हो यार? बोलोगे तभी होगा, तो चिंता क्यों कर रहे हो? गलत भी बोलोगे तो यार कोई मारेगा थोड़ी अपने को, क्यों चिंता करना है? तो बेसिकली एक सीए बिजनेसेस को मैनेज करता है, और बिजनेस तरह तरह के बिजनेस होते हैं, तरह तरह के बिजनेसमैन आते हैं, तरह तरह का काम होता है, तो उन सब का उसको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमारे कोर्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब सीए फाउंडेशन की हम बात करते हैं। सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, क्या क्या है? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि एक सीए को हर तरह के लॉ देखने होते हैं, है ना? उसके अंदर एक आ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप कोई भी काम शुरू करोगे ना, कोई भी बिजनेस शुरू करोगे या किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको लीगली काम शुरू करना है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कोई जो लॉ बना हुआ है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या मतलब है इसका? आप लोगों को ये एक लाइन पढ़ के क्या समझ आए? कॉन्ट्रैक्ट हमने कई बार सुना भी है। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल क्रिकेट तो मुझे पता है सब लोग फॉलो करते ही होगे आप, है ना? वो इतने करोड़ में बिक गया, वो इतने करोड़ में बिक गया, वो 16 करोड़ उसकी बोली लगा ली, ये सब क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, चलो आपसे शुरू करते हैं, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट से आपका क्या मतलब है? हाँ बोलो। हाँ, बेसिकली यही है कि आपका मोटा मोटी एक जो जवाब मैं समझ पा रहा हूँ वही है कि दो लोग किसी एक काम को करने के लिए रेडी होते हैं, तो वो एक अपने काम का चीज़ बताएगा, एक अपने काम की चीज़ बताएगी, दोनों मिलके डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत बहुत मोटा मोटी आपने एक सही जवाब दिया है, और ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या होता है कि दो लोग जब किसी काम को करने के लिए आते हैं, तो उसके अंदर उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके तहत उनको काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कल को मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ मुझे एक गाड़ी चाहिए, आपके पास वो गाड़ी पड़ी है कि भाई चलो सर लाल कलर की ये गाड़ी है, ये आप ले लो,
स्विफ्ट, मैं इसके 2.5 लाख रुपए लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 2.5 लाख दे दिए। अब कल को मैंने आपको 2.5 लाख रुपए दे दिए, फिर आप मुकर जाओ कि नहीं नहीं मेरे को तो पैसे मिले ही नहीं है, या आप मेरे को गाड़ी दे दो, मैं बोल दूँ मैंने तो पैसे दे दिए, तो फिर ये क्या हुआ? तो इसीलिए क्या होता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर ये होगा कि भाई ये इस तरह की एक गाड़ी है, ये गाड़ी इतनी तारीख को आपको दी जाएगी, उतनी तारीख को उतने पैसे आपको दिए जाएंगे। वो सब लिखा पढ़ी जो अपन बोलते हैं आम भाषा के अंदर कि भाई लिखा पढ़ी करवा दी, वो यही होती है। तो बेसिकली जो बिजनेस है, बिजनेस को भी कई तरह के काम करने होते हैं जिसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब टाटा, अंबानी, बिरला, इन सब की जो कंपनीज है, रिलायंस हो गई, जियो हो गई, तो उसके अंदर कोई भी अगर आप एज अ सीए जब आप जॉब ज्वाइन भी करते हो तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं वो लोग, जिसके अंदर आप लोगों के बीच में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो भी आप लोगों की बातचीत तय हुई है कि भाई इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतने टाइम के बाद इतना इंक्रीमेंट होगा, साल की इतनी छुट्टियां आपको अलाउड है, ये इसके लिए क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। कल को अगर उसको कोई लैंड यूज करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो जिस स्कूल में हम बैठे हैं ये लैंड है, इस लैंड यूज का भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसके अंदर भी इन्होंने परमिशन ली हुई है कि हम इस लैंड का यूज सिर्फ और सिर्फ स्कूल की गतिविधियां चलाने के लिए करेंगे। ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो पालीवाल सर ने कर रखा है स्कूल के साथ। यहाँ जो भी अपना नगर निगम है या जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके साथ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का काम आ रहा है। या फिर कल को स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे जो आप पे साइन करवाए जाते हैं कि भाई इतनी फीस हम लेंगे, इतने टाइम में आपको ये। हम लोग भी अगर बैठे हैं तो हम लोग के बीच में भी अब ये लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, बट कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट के कारण आप लोगों को क्या है कि चलो सर एक सर्टेन फी हम आपको पे करेंगे, उसके बदले आप हमें इतने टाइम में कोर्स कंप्लीट करवाओगे, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में कहीं पे भी पैर रखोगे ना, तो सबसे जो बेसिक जो शुरुआत होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में या दो बिजनेसेस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। वहां पे आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये चीज सही है या गलत, ये हम कर भी सकते हैं या नहीं। कल को कोई आके बोलता है कि मैं आपको ना गन्स की सप्लाई करूंगा, जो 2 लाख की गन है मैं आपको 50,000 में दे दूंगा। आप हीरो बन के आगे चलो सर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यार, 2 लाख की गन 50,000 में मिल रही, पता पड़ा वो गन लेना ही इलीगल हो गया और आपके ऊपर किसी इंसान ने ट्रस्ट किया, उसने वो डील साइन कर दी, अब पता पड़ा अरे यार सीए साहब ने तो गलत गाइड कर दिया, इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, वहां पे दिक्कत हो गई। तो हर एक चीज का नॉलेज हमें होना जरूरी है। और कोई बिजनेस करता है तो उसमें सेल और परचेज भी होता है ना। गुड्स की अगर हम बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल नागपुर के ऑरेंजेस, यहाँ का कोई व्यापारी है वो बात करता है वहाँ पे कह रहे सर ऐसा है फलोदी के अंदर मेरे को तो है ना नागपुर के संतरे आप सप्लाई कीजिए, यहाँ पे मैं लोकली सबको बेचूंगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली अगर नागपुर के जो ऑरेंजेस है वो काफ़ी फेमस है तो लोग ले भी लेंगे, बट उसके अंदर पता पड़ा कि यार आपने तो बोला 15 दिन में सप्लाई करनी है, उसने 1.5 महीने बाद सप्लाई की, जब तक वो संतरे पहुंचे वो पेरिशेबल गुड्स हो गई, मतलब वो खराब ही हो गई। अब खराब संतरे कोई लेगा थोड़ी आपसे, तो इसमें क्या दिक्कत आई कि अरे यार जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके सेल और परचेज के ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। यार कोई चीज़ जो 15 दिन में खराब होने वाली है वो 5 दिन में तो सप्लाई करो ताकि 10 दिन मुझे भी मिले वो बेचने के लिए। वो चीज़ ही 15 दिन में खराब हो रही है, आप 20 दिन बाद बेच रहे हो, तो मुझे उस चीज़ का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसको थोड़ा और क्लैरिटी से पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका एक रूल, इसका एक अलग से एक्ट बना दिया, उसको हमने क्या बोला, सेल ऑफ गुड एक्ट। ये किस पे अप्लाई होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। बिल्कुल बहुत सही। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज क्या हो गई कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लैंड यूज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लाइसेंस फी हो गई। अच्छा लाइसेंस फी क्या होती है, आप लोगों को पिज्ज़ाज पसंद होंगे ही, सब खाते ही हो, बर्गर वगैरह खाते ही हो, कोई भी बर्गर की फ्रेंचाइजी का नाम बताओ, मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज, लापिनो अभी नया नया आया है। तो यार ये एक इंसान ने बनाया है, वो मान लो कि यार उसका जो फाउंडर है वो दिल्ली बैठा हुआ है, अब वो ऑल ओवर इंडिया अगर पिज्जा हट की बात करें वो तो यूएस में बना है, वो इंडिया के अंदर अपने जोधपुर में अपना स्टोर लगा के वो बेच रहा है और उसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, पूरा तो नहीं बोलूंगा मैं,
80 to 90% आपको सेम टेस्ट मिलेगा जो आप दिल्ली में भी खाओगे, बैंगलोर में भी खाओगे, पुणे में भी खाओगे। ये सब क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई हम हमारी फ्रेंचाइजी, हमारी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो आपको भेजेंगे, उसके अंदर जो सेल होगी उसका 10% 20% आप हमें दोगे। ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया। तो आप देखो कि जगह जगह आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम आएगा अगर आप रियल वर्ल्ड में एंटर होते हो, तो बिजनेस करते हो तो। उसमें फिर मैंने आपको नेक्स्ट बता दिया सेल ऑफ गुड एक्ट, जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है कि भाई कोई किसी माल को कितने टाइम में सप्लाई करना है, अगर वो खराब हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, क्या होगा, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक अलग एक्ट बना दिया। क्या नाम है? सेल ऑफ गुड एक्ट। तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको पढ़ने से क्या समझ आता है? कुछ समझ आता है? पूरा बाउंसर गया है। मोल भाव कर सकें। और कोई? आप बोलो, नहीं आइडिया है आपको? आप लोगों ने एक वर्ड पकड़ लिया, नेगोशिएट। जो आप बोल रहे हो वो होता है नेगोशिएशन करना, और ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या करता है? बिजनेसमैन बिजनेस करता है किसके लिए? कोई बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अल्टीमेटली हम भी यहाँ बैठे हैं पैसे कमाने बैठे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहा है पैसे, मनी इज इंपॉर्टेंट थिंग, हर कोई पैसे के लिए बैठा है। अब कोई बिजनेस करेगा तो उसके अंदर मनी मैटर भी होंगे कि हमने गुड्स बेच दी, उसका पैसा मिला नहीं मिला, उसने चेक दिया वो बाउंस हो गया, पेमेंट कैसे करेगा। इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग एक्ट बना दिया जिसको बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके अंदर आ गए आपके चेक्स आ गए, या जो भी ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं वो सारा इसके अंदर कवर है। पहले जो चलती थी हुंडीज चलती थी वो इसके अंदर आ गई, या प्रॉमिसरी नोट्स आपने पढ़ा ही होगा वो। तो वो उन सब को जो डील करता है वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करता है। ये एक पर्टिकुलर लॉ हो गया। अभी अगर आप अभी तक आप देखोगे ये जो लॉज जो हमारे यहाँ आए हैं वो क्या है? पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करता है, वो क्यों करेगा? क्योंकि बिजनेसमैन है, उसको तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। फिर कोई कोई गुड्स की बात करता है तो सेल ऑफ गुड आ गया, जिसके अंदर परचेज एंड सेल कैसे होगा क्या होगा उसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, वो सीए को पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आ गया यार अब गुड्स भेज रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी तो चाहिए भाई, बिना पैसे के कोई काम थोड़ी बनता है। तुम भी ऑफिस चलाओगे, कल को स्टाफ होगा उसको पेमेंट करना होगा, सीए है उसके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो उसको देखने हैं, सारी चीज़ मनी मैटर उसको डील करने के लिए एक अलग एक्ट आ गया, उसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 3 एक्ट आ गए। अब आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे। कोई आएगा सोल प्रोप्राइटर जो बोलेगा मैं ये एक दुकान है, मेरे को तो बताओ क्या करना है भाई, मैं इस दुकान को चलाना चाहता हूँ, लिखा पट्टी आप करवा दो मेरी, तो आपको उसका भी काम देखना है। 2 लोग आ गए पार्टनरशिप बनाने के लिए कि सीए साहब मोर तो यार पार्टनरशिप बनानी है थे, मैं दो ही बैठा आप बता दो की कर करना है। ऐसे ही बात करते हैं रियल लाइफ में तो वो आया। तो इसके लिए आपको पार्टनर्स, वो कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट। कोई आ गया बोला कि मेरे को प्राइवेट कंपनी खोलनी है, प्राइवेट कंपनी कि भाई हम 5-6 जने हैं मिलकर हमें कंपनी खोलना चाहते हैं। कंपनी का नाम कैसे होता है? जो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है? एग्जैक्टली कंपनी 2 तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की पहचान क्या होती है? नाम बताओ मेरे को, बाकी कुछ डिटेल बात नहीं करते। नाम कैसे पहचानोगे कि पब्लिक कंपनी है? एग्जैक्टली किसी ने बोला है पीछे शायद लिमिटेड लिखा होता है। प्राइवेट कंपनी के पीछे क्या लिखा हुआ? प्राइवेट लिमिटेड, बिल्कुल। तो ये तरह तरह की कंपनीज हो गई, उनकी जो भी लीगल इश्यूज है वो डील करने का काम कौन है? सीए का है। तो इसलिए फिर कंपनी आ गई, वो गवर्न बाय कंपनीज एक्ट। अच्छा, कुछ चीजें क्या होती है ना कि कुछ चीजें पार्टनरशिप की अच्छी है, कुछ चीजें कंपनी की अच्छी है। कंपनी की चीजें अच्छी क्या हो गई कि इसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है आपकी, जितने आपकी शेयर वैल्यू उतनी है। पार्टनरशिप के अंदर क्या हो गया? क्विक डिसीजन हो गया कि यार आपको कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करनी। 2 जनों ने मिलकर कह रहे यार
यहाँ पे ना कल को क्या करते हैं अपन कि यार एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई 2 लोगों ने मिलकर अगर ये स्टूडियो खोल रखा है या इस हॉल के अंदर क्लासेस रन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है कि यार चलो यार 2 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए आप दे दो, 1 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, 2 लाख के अंदर अपन एक प्रॉपर पैनल बना देते हैं, AC लगा देते हैं, माइक सेटअप कर देते हैं, ये काम हो गया। बट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो या फिर आप पब्लिक कंपनी हो, तो इतनी से काम के लिए भी कम से कम आपको ना 1 से 2 महीने लग जाएंगे वो कंप्लायंसेस क्रिएट वो उसको रन करने में। उसके लिए क्या करना होगा, या तो आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उस मीटिंग के अंदर सबको इनवाइट करना होगा, उसका भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि भाई इतने दिन में आपको वो इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है मेंबर को, फिर मेंबर आएगा, फिर मीटिंग होगी, उसके अंदर एजेंडा होगा, वो एजेंडा के अंदर 50% से वो अगर काम लोग हाँ बोलते हैं तब वो काम होगा, नहीं होगा, इतनी माथापड़ी होती है कि लोग पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हमें यार पार्टनरशिप की अच्छी लगी, कुछ चीज़ें हमें कंपनीज एक्ट की अच्छी लगी, इनको मिक्स करके क्या किया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना दी, LLP जिसको हम बोलते हैं। ये हमें पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है कि एक लॉ बनता कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे होता है और फोर्स में कैसे आता है। फोर्स में आना मतलब अप्लाई कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, जो आपका यूनिट 1 है। दैट्स इट, यही है आपका कोर्स। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम देखने जाएंगे तो जो जो चीज़ें हमें समझनी है वो सारी आ चुकी है कि एक सीए को क्या करना है कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज द सोल बेसिस ऑफ एनी बिजनेस। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स की परचेज सेल होती है, उसके लिए सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया, पहला ये, दूसरा ये। फिर यार इतना बिजनेस कर रहा है भाई, पैसे भी तो चाहिए, तो वो कैसे होंगे, पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, कितने टाइम में पेमेंट आ जाना चाहिए, कोई पेमेंट नहीं देता है तो आपके पास क्या तरीके है पेमेंट निकलवाने के। हर बार यूँ तो नहीं कर सकते ना, वसूली भाई को भेज दिया, उनके पास भी टीम होती है, तो लीगल तरीके से आप कैसे अपने मनी रिकवर कर सकते हो, कितना इंटरेस्ट उस पर ले सकते हो, वो सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आ गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, पार्टनर्स तो पार्टनरशिप एक्ट वो पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट उसके भी हमें प्रोविजंस ध्यान में होने चाहिए, और LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि कुछ चीज़ें इसकी मिला के हमने पढ़ लिया। और लॉ कैसे बनता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ यही है, इसके बाद ही हम ये सब आगे पढ़ पाएंगे, वो हमारा आएगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। तो ये आपका सिलेबस हो गया पूरा। चैप्टर 1 आप देखोगे तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 के अंदर आप देखो 9 यूनिट अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, किस कॉन्ट्रैक्ट के क्या नेचर्स हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है, जो होनी ही चाहिए, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, या मतलब उसको आप लीगली फोर्स नहीं कर पाओगे, वो हो गया। परफॉर्मेंस कैसे होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट की, कोई अपना काम नहीं करता है तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो गई। कोई पेंटर आपको बोलता है कि मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा, और वो पेंटर की डेथ हो जाती है, तो यार अब वो उसकी तो डेथ हो गई, अब अगर आपने पेमेंट कर रखा है तो वो पेमेंट आप कैसे रिकवर करोगे, या वो एक पर्टिकुलर एक्ट को कब आप क्या करोगे। या किसी ने आपको बोला कि भाई मैं आपको इतनी गुड्स भेजूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इनको बोला कि मेरे को एक पेंसिल चाहिए 100 रुपये की, इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 2 तारीख को वो पेंसिल सप्लाई कर दूंगा। आगे आप मेरे पास आते हो कि सर मेरे पास पेंसिल का स्टॉक पड़ा है, आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, आपको पेंसिल चाहिए होती है। मैंने कहा बिल्कुल यार, हमारी स्टेशनरी शॉप है उसमें चाहिए होती है। बोला ठीक है सर, मैं आपको 105 रुपये के अंदर घर के हिसाब से पेंसिल लाके दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, मार्केट में 110 में मिल रही है, आप मुझे 105 में लाके दे रहे हो, ये भी ठीक है। मैंने कहा मेरे को तो पेंसिल चाहिए 10 तारीख को। आपने कहा ठीक है सर, 10 तारीख को आपकी पहली क्लास से पहले सारी स्टेशनरी आपकी स्टेशनरी स्टोर में होगा, स्टूडेंट आएंगे वहां से परचेज करके क्लास में आके बैठ जाएंगे। आपने मेरे को प्रॉमिस किया 10 तारीख को आप मेरे को पेंसिल दे दोगे। यहाँ आपने क्या बोला कि भाई मेरे को 7 तारीख को आप पेंसिल सप्लाई कर देना, क्योंकि मेरे को आगे सप्लाई करनी है। इन्होंने क्या किया, 7 की जगह वो आपको 11 तारीख को सप्लाई की, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होंगे, ये होंगे, मैं होऊंगा, मैं किसको जाके क्या बोलूंगा? तो इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आएंगे यूनिट 5 में, कि भाई कोई ब्रीच कर देता है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी। यहाँ आप 5 रुपये कमा सकते थे इस एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल इनसे आपको 100 रुपये में लेनी थी, मुझे आगे 105 में बेचनी थी, तो आपका 5 रुपये का प्रॉफिट का लॉस हुआ।
वो भी आप इनसे रिकवर कर सकते हो कि भाई मेरे को जो आप 100 रुपये में पेंसिल देने वाले थे वो मेरे को आगे 105 में बेचनी थी, वो 5 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, वो हुआ नहीं हुआ, ओल्ड बाउर सुनने को मिल गया। वो सारी चीज़ें भी, तो ये कैसे होता है ये हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कंटिजेंट, कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सारा हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 यूनिट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आ गया सेल ऑफ गुड एक्ट, उसके अंदर 4 यूनिट होंगे अपने। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस एंड वारंटी, जो वारंटी हो गई कि घड़ी ली, घड़ी के ऊपर 1 साल की वारंटी है, वो वारंटी आप कैसे क्लेम करोगे, कंपनी मना कर दे सामने वाले कि नहीं नहीं हम तो कोई वारंटी नहीं देते, बेच दिया, बेचने का तो आप कौन हम कौन, तो वो सेल ऑफ गुड एक्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो उस पर। तब वहाँ पे एज अ सीए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यार कोई जो आपने घड़ी बेची है उस घड़ी के ऊपर वारंटी थी, वो वारंटी सामने वाला क्लेम कर रहा है, तो उसके अंदर आपको किस तरह से चीज़ें ठीक करनी है, नहीं तो आपकी कंपनी की गुडविल हैम्पर होगी एक घड़ी के चक्कर में। वो कंडीशंस एंड वारंटीज आपको सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ना है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होती है और डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होती है। आपने एक वेसल के अंदर, एक जो शिप है, शिप के अंदर आपने माल लोड कर दिया, सामने वाले को मिला नहीं, उससे पहले वो शिप डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब इसके अंदर कौन लाइबल होगा? भाई आप होगे कि भाई मैंने तो गाड़ी में आपका माल डाल दिया, मेरे को तब आप पैसे दे दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, माल डिस्ट्रॉय हुआ, जला कटा, मेरे को क्या मतलब है उससे। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास तो माल आया ही नहीं है, मैं काहे के पैसे दूं, कल को मेरे पास माल आता तो मैं आपको पेमेंट करता, माल ही नहीं है, मैं किस चीज का पेमेंट करूं। ये एक डिस्प्यूट हो गया। ये डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे होगा? सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर। किन कंडीशन के अंदर ये लाइबल होंगे, किन कंडीशन के अंदर मैं लाइबल होऊंगा, कौन पेमेंट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारा सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ना है हमें। ये चैप्टर 3 हो गया। फिर हम चैप्टर 4 की बात करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या नेचर है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप के रिलेशन क्या होता है, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, कितनी उनकी लाइबिलिटी होती है, कितना का है, वो सारी चीज़ें, और उसका रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन कैसे होता है, रजिस्टर कैसे करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, और कल को डिस्प्यूट हो गया कि भाई तू कौन मैं कौन, पार्टनरशिप खत्म, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो बोलने से नहीं होता है। वो लीगली हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को पास करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करनी पड़ेगी, उसके अंदर जो भी उसके एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसने कितने पैसे लगाए हैं, किसने कितना काम किया है, उन सब की लिखा पट्टी होगी। उसके बाद फाइनली वी विल डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, वो हम इसी में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आपका आ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। चैप्टर 6 कंपनीज एक्ट। चैप्टर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसके अंदर टोटल यूनिट्स आप देखो, आपको 20 यूनिट पढ़नी है टोटल, जिसके अंदर 9 आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हो गई। 9 कौन कौन सी, ये देखो 1 से 9 तक है ना। नेक्स्ट आपकी सेल ऑफ गुड एक्ट की हो गई 4 यूनिट, कौन सी, ये रही 1 2 3 4। चैप्टर इंडियन पार्टनरशिप की 3 यूनिट हो गई। उसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की 1, कंपनीज एक्ट की 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 1, और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसकी 1। तो टोटल 20 यूनिट्स हमें पढ़नी है। अच्छा, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। 3 इडियट्स किस किसने देखी है? सबने देख रखी है। कौन आपका फेवरेट कैरेक्टर है? ऑब्वियसली रेंचो ही होगा, हीरो वही है। बेचारे चतुर को तो सबने यूं ही विलेन बना के रखा हुआ है। तो सीए के अंदर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, रेंचो या चतुर? सिर्फ रेंचो, सिर्फ चतुर नहीं। देखो, अगर आप गौर से पिक्चर देखोगे ना, तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें रेंचो की भी काफी अच्छी थी और कुछ चीजों में चतुर भी अच्छा था। और आईसीआई आपसे दोनों चीजें डिमांड करती है। उसको चाहिए कि भाई जो चीज मुझे जैसी चाहिए वैसी दे दे। वो कौन दे सकता है? वो सिर्फ चतुर दे सकता है। What is the definition of machine? तो वो उसके अंदर वो थोड़ी लिखेगा कि एनीथिंग विच मेक्स ह्यूमन एफर्ट इजी, ये लिखेगा भाई कोई नंबर नहीं देने वाला है। आईसीआई बोलेगा ठीक है जाओ, ये मूवीज के अंदर डायलॉग अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं चलने वाला। अब वो बेचारे को इतने गंदे तरीके से तुमने प्रेजेंट किया है पिक्चर के अंदर, जबकि उसका आंसर बहुत सही था जो आईसीआई को चाहिए। कल को अगर आईसीआई आपको मशीन की डेफिनेशन पूछेगा और रेंचो की भी अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, चतुर की भी लिखोगे, रेंचो के अंदर मिलेगा 0 नंबर और चतुर पूरे के पूरे लेके जाएगा 6 नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें एक मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करनी है। रेंचो की तरह मस्त रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। जितना फ्री माइंड से अगर आप सीए पढ़ोगे ना, आई एम नॉट किडिंग, बहुत बहुत इजीली आप निकाल लोगे। लोग इतना बड़ा हवा बना देते हैं सीए एग्जाम को, जो कि नो डाउट है भी। अगर आप थोड़ा सा भी लीक से हट गए ना, नहीं होने वाली है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट ऑफ योर सीए जर्नी। फर्स्ट में जैसे ही आपने स्किप किया, 2 महीने निकल गए, 2 महीने बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में पता पड़ा यार फेल हो गए।
तब तक देखोगे यार अगला एग्जाम 2 महीने बाद ही है, वो 2 महीने बाद पढ़ना शुरू करोगे, 2 महीने में 4 से 5 महीने का कोर्स नहीं होता है। अभी आपका एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म वो टॉप पे है। अभी अगर आपको बोले यार सीए फाउंडेशन क्या फोड़ देंगे सर, क्या है सीए फाउंडेशन, 400 में से 50% लेके आने हैं, कहाँ 12th में 85, 90, 95% की बात कर रहे हैं, कहाँ 50% की बात कर रहे हैं, यूं ले आएंगे यूं। पर वही किसी बच्चे को पूछना जो जिसका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा, उसमें और आपकी एनर्जी में रात दिन का फर्क होगा। इट्स नॉट कि वो कोई बैड स्टूडेंट है, इट्स जस्ट दैट उसका पहला अटेम्प्ट स्किप हो गया। शर्ट हम पहनते हैं, शर्ट के अंदर अगर एक भी बटन गलत लग जाए तो पूरा शर्ट खराब हो जाता है ना। वही सेम एग्जाम्पल सीए के अंदर भी है। पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से निकालो, बहुत अच्छे से निकालो, मतलब ट्रू टू योर सेल्फ। कोई 6 घंटे पढ़े, कोई 5 घंटे पढ़े, कोई 8 घंटे पढ़े, वो डिफाइन नहीं करता है। आप ईमानदारी से अगर 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ोगे, एंड यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि कल को आप जब किताब बंद करो आपको अपना 100% लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अपना 100% दिया, इससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है और इससे ज़्यादा कोई मांगता भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ लोगे, क्लास के अलावा जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो, उसके अलावा जो प्रैक्टिस के अंदर मिल रहा है वो, बहुत इजीली आप एग्जाम निकालोगे। तो रेंचो की तरह हमें क्या करना है, फ्री माइंड रहना है, फुल ऑफ एनर्जी, सब कुछ बहुत अच्छा करना है, और कुछ कुछ जगह में चतुर भी बनना है। जो कहाँ बनना है, जो इंस्टीट्यूशन को चाहिए, इंस्टीट्यूट जो मांगे, जैसे मांगे उतना परोस दो। बाबा जी की घुट्टी की तरह पी के घोट के पी लो, एग्जाम में जाके उल्टी कर दो। सीए इंस्टीट्यूट को वही चाहिए कि भाई जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, नंबर ले जाओ, घर जाओ, सीए बनो, पैसे कमाओ, एंजॉय करो। हमें तुम्हें फेल करके हमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। सो वी शुड फॉलो मिक्स्ड अप्रोच ऑफ रेंचो एंड चतुर, दोनों के पॉजिटिव्स लेके हम पढ़ेंगे। सीए यूं बनेंगे, यूं, और फोड़ देंगे, मैं बता रहा हूं। एग्जाम पैटर्न पता है किसी को? बताया किसी ने एग्जाम पैटर्न के बारे में? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एग्जाम पैटर्न की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने स्लाइड है वो आप सबको दिख रही होगी। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। आपका पेपर आएगा, उस पेपर में आपको 6 क्वेश्चंस दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर अब हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। पहला क्वेश्चन इज 100% आपको करना है, आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप पहला छोड़ के पीछे के 5 क्वेश्चन भी करोगे तो उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन चेक होंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये एक बहुत यूनिक रूल है जो हमें फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, और बाकी 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 3 4 5, इनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 आपके सब पार्ट होंगे, ABC, 1 का ABC, 2 का ABC, 3 का ABC, 4 का ABC, 5 का ABC, 6 का ABC। अच्छा, 6 के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि 6 का जो B है इसके अंदर और में क्वेश्चन आ जाता है, दिस और दिस। मिक्सचर ऑफ थ्योरी, केस बेस्ड रहेगा। थ्योरी के भी क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डिफाइन कंसिडरेशन, डिफाइन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। और प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन क्या होगा, जिसके अंदर वो पूछना उनको यही है पर घुमा फिरा के पूछेंगे, ए बी से मिला, बी सी से मिला। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि डायरेक्ट अगर इनको पूछना है कि भाई एक सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है, इसके अंदर लीगल रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। केस बेस्ड है कि भाई ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतना माल देना है, बी ने सी से पूछा, सी ने डी को बोला इतनी तारीख को भेजेगा, ये करेगा वो करेगा, घुमा फिरा के एंड में बोलेगा इसके अंदर क्या हुआ। तो उसके अंदर यू नीड टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को लिख के उसको अप्लाई करके फिर आपको क्वेश्चन करना। एग्जाम्पल, आपको एक जज बनना है, आप जज हो, आपके सामने वो केस आया है, एक लॉ पॉइंट आपके पास पड़ा है, अब उस लॉ के तहत इसके अंदर क्या सही होगा वो आपको देना है। इसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, 1 का ABC, आगे मैंने ये नंबर लिखे हैं, 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6, लास्ट जो 6th होगा वो होगा 7 6 7 का, उसके अंदर B 6 नंबर करेगा। बाकी यही पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ABC, 1 का A 7, B 6, C 6। टोटल कई बार क्वेश्चन 120 का होगा, और अगर और में आपके क्वेश्चन आ गया तो वो 126 का भी हो सकता है ये। और अच्छा, इसके अंदर है ना,
ये नहीं कर सकते आप कि 1 का ए कर लिया, उसका 7 का बी कर लिया, 6 का डी कर लिया। एज अ होल आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2 के ए बी सी तीनों अटेम्प्ट करने हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ चारों सब्जेक्ट्स की, दोनों सब्जेक्ट्स की, बाकी 2 तो आपके एमसीक्यूज हैं। तो उसके अंदर आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, वो तो मैं करना ही है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो 2 का ए बी सी तीनों अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आप छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 7th का आपने बी कर लिया तो उसको कॉम्पनसेट करेगा। नो, एज अ होल यू हैव टू अटेंड द क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपको पता ही है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अभी हम बात करते हैं, जो इतनी मैंने गाथा गाई है, इतने टॉपिक है, इतने इसके अंदर ये है वो है फलाना ढिमकाना, जो आप लोगों की शक्लें बता रही थी कि कुछ समझ में अभी तक ऐसे आपको आया है नहीं, बट सब समझा दूंगा, चिंता मत करो। ये बस ओवरव्यू है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। 3 से 4 महीने के बाद ये सारी चीजें आप मेरे को सिखाओगे, अरे सर क्या बात करते हो यार, सेल ऑफ गुड एक्ट के इस एक्ट में ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ये आप लोग मुझे बताओगे जब मैं पूछूंगा। तो टॉपिक 1 है जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो 0 से 5% का होता है उसके अंदर वेटेज। ये आप देख लो टॉपिक वाइज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 20 से 30% है। सेल ऑफ गुड एक्ट है वो 15 से 20% है। पार्टनरशिप एक्ट है 15 से 20। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 5 से 10। कंपनीज एक्ट है 15 से 20 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 10 से 15। ये परसेंटेज वाइज हो गया। और इसी को अगर हम मार्क्स की बात करें, एक बार आप देख लो, नोट कुछ मत करो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके ओवरव्यू के लिए। अगर इसमें नंबर की बात करें तो ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताया है उसको अगर हम नंबर में शिफ्ट करें तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर का हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 से 38 नंबर का हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो 7th के बी के अंदर अगर ऑप्शन आ गए तो वो 6 नंबर दोनों हो गए, तो ये हो गया 38 नंबर का, वो पूरा टॉपिक कवर होगा। करना आपको दोनों में से एक ही है, बट मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। सेल ऑफ गुड एक्ट 21 का आएगा, ये टेंटेटिवली है ना, इसके अंदर 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट रफली मैं आपको एक जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरे को मटेरियल मिला हुआ है और जो मटेरियल से मैंने डिग इन करके एक जो पैटर्न को नोटिस किया है वो ये पैटर्न है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से 20 नंबर का जनरली क्वेश्चन रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 6 नंबर का। कंपनीज एक्ट में 21 नंबर का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 14 नंबर का। तो 120 से 126 नंबर का ये पैटर्न रहता है इसके अंदर। और इस तरह का वेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो सेल ऑफ गुड एक्ट 21 नंबर का है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 38 नंबर का। ये 2 टॉपिक ऑलमोस्ट आपके 50 से 55% का नंबर लेके जा रहे हैं, है ना। ये दोनों में बहुत अच्छे से करने हैं। दैट डजंट मीन कि बाकी वाले अच्छे से नहीं करने हैं। अब देखोगे सब में से टॉपिक कवर हो रहा है और सबके और में क्वेश्चन आएगा। 1 का अगर ए अगर आपके सेल ऑफ गुड एक्ट से आ गया है तो बी हो सकता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से हो, सी द कंपनीज एक्ट से हो। तो अगर आप सोचोगे यार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक बी है वो छोड़ देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। पढ़ना सब है, आना सब चाहिए। अब क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन वाइज कर लिया। ये 90% तक इसी पैटर्न में फॉलो होता है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। 90%, 80 to 90% इंस्टीट्यूट इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस देगी। जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगा, नंबर उसका 7 नंबर होगा और वो होगा CS। CS मतलब केस स्टडी, DT डायरेक्ट थ्योरी। है ना। ये एक पैटर्न रहेगा जिसके अंदर देखो 1 का ABC कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। 2nd का सेल ऑफ गुड एक्ट। अब इसके अंदर कोई सोचेगा यार मैं LLP छोड़ देता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो भाई LLP अगर आप छोड़ भी दोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का C है वो आप अटेंड कैसे करोगे? फिर यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा छोड़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा ही छोड़ दिया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और उसके अंदर अगर आप देखोगे 6th के अंदर फिर आपको सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये सारा इस तरह से इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है ये आपके लॉ को कि आपको पढ़ना सब है और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ना है तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है। लॉ से इजी सब्जेक्ट कोई आज तक बना ही नहीं है। लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपका हिट हो रहा है, आप लॉ बहुत आसानी से करोगे। चलो अब हमें ना क्लास को रैप अप करते हैं। ये पैटर्न आपको हम देख लेना। ये पैटर्न में इंडियन चैप्टर 1, 2, 3 इसके अंदर कितना कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। और अच्छा लास्ट एक छोटा सा मैं आपको डिस्कशन करूंगा, 2 से 3 मिनट आपके बस लूंगा, ज्यादा नहीं है। हमारी क्लास का अप्रोच क्या होगा, किस तरह से हम क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर लेक्चर होगा, क्लास के शॉर्ट नोट्स होंगे और मॉड्यूल बेस्ड स्टडी होगा हमारा।
मॉड्यूल से बाहर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको ब्रेक डाउन करके शॉर्ट नोट्स लिखवाऊंगा जो आपके मॉड्यूल के अलाइनमेंट में ही होंगे। 2 नोटबुक हमें फॉलो करनी है, एक नोटबुक जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स करवाऊंगा, एक हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक देंगे जो मेरी खुद की बनाई हुई है, जिसके अंदर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्लस जो इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन लेवल के एग्जाम हैं वो उसमें आने वाला है। वो आपको डे टू डे बेसिस पे सॉल्व करना है। आपका लॉ कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग हो जाएगा, नींद से उठा के भी कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा आप हिट करोगे। मैं गारंटी दे सकता हूं 70 से ऊपर नंबर आएंगे आपके, अगर आपने मैंने जैसे बताया वैसे पढ़ लिया तो 70 अबो आई कैन गारंटी। और अच्छा, बैच प्लानिंग क्या है, ओरिएंटेशन क्लास आज हो रखी है। इसके अलावा ये पहले 5 टॉपिक हम पहले कवर करेंगे जो आपके 60 नंबर के आसपास है, और बाकी वाले जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट ये भी 60 नंबर के। तो पहले हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे ताकि क्या होगा, अगले 1 से 1.5 महीने में आपका मोर देन 50% केस कवर हो जाएगा। इसके अंदर डिटेल काफ़ी कम है, बहुत बेसिक लेवल के ये आपके दिए हुए हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया या कंपनीज एक्ट हो गया, बहुत बेसिक है, तो आपको इन डिटेल जाना नहीं है, ऊपर से पढ़ना है, और वो आपकी जेब में नंबर है, कहीं नहीं जाने वाला है वो नंबर। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट है वो थोड़ा सा डिटेल में है, वो हम बाद में करेंगे ताकि आप रिवीजन के टाइम आपके 50 से 60% एकदम साइड में हो जाए। और ये हमारी क्लास का पैटर्न रहने वाला है, 2 से 3 क्लास के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद द कंपनीज एक्ट हम लोग 7 से 8 टेंटेटिवली क्लास के अंदर मैं आपका रैप अप करवा दूंगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 10 से 12 क्लास है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 3 से 4 क्लासेज, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 4 से 5। तो ये पहले 27 से 34 क्लास के अंदर आपका 60 नंबर का कोर्स कवर हो गया है, और उसके बाद अगली 20 से 25 क्लास के अंदर हम बाकी 60 का कोर्स कवर करेंगे, और टोटल आपका 60 से 65 लेक्चर्स के अंदर मैं आपका पूरा कोर्स कवर करवा दूंगा। और इसके अलावा हमारे क्या होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, डाउट सेशन होंगे, रिविजन क्लासेज होगी। इसके बाद 60 क्लास के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट, और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्च अप्रैल मई से जून में आपका कोर्स कंप्लीट है। सितंबर है ना आपका अटेम्प्ट तो सबका, तो जुलाई अगस्त 2 महीने रहेंगे, दबा के हम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, लॉ 70-75 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपने अगर अच्छे से कर लिया तो। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, बहुत ऊपर से मैंने आपको बेसिक समझाया है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ पूछे आपको, चलो ठीक है, फिर हम रैप अप करते हैं। कल हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से स्टार्ट करेंगे। अभी 1 से 2 दिन शायद मेरी क्लास बाद में रहेगी, 6 बजे रहेगी, उसके बाद 4 बजे मेरी क्लास रहेगी सबसे पहले, ठीक है। चलो थैंक यू, करते हैं फिर अपन क्लास स्टार्ट। गुड लक।